हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हो। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमने ये पार्ट 3 है ऑफ चैप्टर नंबर 4 इंडियन 18th सेंचुरी। मैंने पार्ट जो 2 है वो इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली से लेकर वीक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन तक बनाया। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये क्या है गाइस, जस्ट कॉर्पोरेट में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो सी मैंने ये बस बनाया कि जैसे मुगल एम्पायर। राइज मीन्स यहाँ पर कोई बंगाल का रूलर है, ये बंगाल का एरिया, और उसने कहा कि अब मैं मुगल के अंडर नहीं हूँ, मैं अपना किंगडम बनाऊंगा, अब मैं मुगल से भी लड़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसने कहा कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, कई बहुत सारे हो गए, जैसे अवध हो गया, बंगाल। ओके, द लेटर मुगल रूलर्स बट सो वीक दे कुड नॉट होल्ड द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर टुगेदर। यानी कि जो उनके स्टेट्स थे, उनके एम्पायर के स्टेट्स थे, उन्हें साथ नहीं रख पा रहे थे, इकट्ठा नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे। दीज प्रोविंसेस वर अंडर गवर्नर्स हु वर मोस्टली एंगेज्ड इन वार्स। और ये प्रोविंसेस किसके अंडर थे? गवर्नर्स के अंडर थे। और ये गवर्नर आपस में ही लड़ते रहते थे। मुगल एम्पायर के गवर्नर्स आपस में ही लड़ते रहते थे। ग्रेजुअली दे टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन ऑफ मिसरूल। और जो गवर्नर्स थे इन्होंने एडवांटेज लिया, फायदा लिया, क्योंकि जो लेटर मुगल रूलर्स थे, जैसे कि जो बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह ना, ये सारे लेट मुगल रूलर्स थे, ये इनका रूल इतना अच्छा नहीं था। मिस रूल यानी कि इनका रूल अच्छा नहीं था। एंड मिस गवर्नेंस, और जो इनकी गवर्नेंस यानी कि जो इनका कंट्रोल था वो भी इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने उसका क्या लिया? फायदा लिया। बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि जो उस टाइम राजे थे, जो मुगल्स थे, उनका इतना अच्छा रूल नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका फायदा लिया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस बता दी कि अब उनके कब्जे से आजाद है। बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट इन 18th सेंचुरी। बंगाल कब इंडिपेंडेंट? बंगाल ने कब कहा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ? 18th सेंचुरी में। दिस प्रोविंस ऑल्सो इंक्लूड द टेरिटरीज ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। अब बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों आते हैं। ठीक है, इनमें बंगाल और उड़ीसा के साथ साथ और भी स्टेट्स आते हैं। इट बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर मुर्शिद कुली खान हु वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल बाय औरंगजेब। अब जो ये बंगाल है, कौन सा राजा उस टाइम राज कर रहा था जब बंगाल ने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ? कौन कर रहा था? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान अपॉइंट किया गया था। मीन्स जो ट्रेजरी यानी कि जो खजाने को संभाले वो ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को दीवान बंगाल का दीवान अपॉइंट किया था। इन 1770 ही वॉज मेड सूबेदार ऑफ बंगाल। अब 1717 तक फर्रुखशियार का राज था ना, क्योंकि औरंगजेब की डेथ तो 1707 में ही होगी, तब 1717 तक फर्रुखशियार का राज था, और उसने उसे क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। यानी कि उसका जैसे हमारे जैसे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर था ना, वैसे उसने बना दिया। ही रिमेन्ड गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम CE 17 to CE 27। 10 साल के लिए वो बंगाल का गवर्नर रहा। मुर्शिद कुली खान एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिवली रीऑर्गेनाइज्ड द रेवेन्यू सिस्टम। अब जो मुर्शिद कुली खान था, इसने बड़ा अच्छा एफिशिएंट मींस बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, कंट्रोल था उसका, और उसने जो रेवेन्यू सिस्टम था, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है ना, या कहीं कोई भी टैक्सेस जो सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम था, उसे और भी ऑर्गेनाइज्ड किया, उसे और भी अच्छा किया। ही इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज नोन एज इजारा सिस्टम। अब जो ये मुर्शिद कुली खान था, इसने इजारा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। भाई इजारा सिस्टम क्या है? अब जो ये मुर्शिद कुली खान था, इसने एक नया सिस्टम शुरू किया था, इजारा सिस्टम। अब इसमें क्या था? इसमें ना ये एक जैसे एनुअल 1 साल के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता था, एक पेज पर सब कुछ राइट करके दे देता था, उस पर अपने साइन कर देता था, और जिसको वो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसे साइन कर देता था। मीन्स तू मुझे इतना पैसा दोगी 1 साल के बाद। ठीक है, ऐसे उसने एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? इजारा सिस्टम। ये रीऑर्गेनाइज द जमींदारी। फॉर दिस इज वेरी वेल रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। अब जो जमींदारी वो होते हैं जिनके पास लैंड होते हैं। अब ये सुनिए, जो और भी अच्छा किया था जमींदारी सिस्टम को, और इसीलिए उसे हिस्ट्री में काफी अच्छे से जाना जाता है। हिस्ट्री में उसे बहुत याद किया गया, बंगाल के हिस्ट्री में अब भी उसे याद रखा जाता है। मुर्शिद कुली खान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। अब जो ये मुर्शिद कुली खान था, उसने अपनी जो कैपिटल है ढाका से मुर्शिदाबाद तक शिफ्ट की थी। मीन्स जो ढाका था पहले उसका कैपिटल था बंगाल का, उसके बाद उसने अपने नाम से लैंड बनाई जिसका नाम था मुर्शिदाबाद, और वो ढाका से अपनी कैपिटल कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद में। ही वाज सक्सेडेड बाय सुवाजा उद्दीन। अब मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? सुवाजा उद्दीन। और इसका रूल कब तक था? 1727 से 1739 तक, मीन्स नियरली 12 ईयर्स तक था। एंड अलीवर्दी खान, और पहले मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सुवाजा उद्दीन, उसके बाद अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का रूल कब था? CE 1739 से 1756 तक, काफी लंबा रूल रहा इसका।
as compared to others. The province of Bengal was well administrated by अलीवर्दी खान. अब जो प्रोविंस थी बंगाल की, जो अलीवर्दी खान था ना, उसने बहुत अच्छे से संभाल ली, बंगाल को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, इसलिए वो इतना टाइम तक राज कर पाया. ही वॉज फॉलोड बाय सिराज उद्दौला. अब क्या हुआ, मुर्शिद अली खान, शुजा-उद-दीन, अलीवर्दी खान, और उसके बाद कौन आ गया, सिराज उद्दौला. अब इसने 1 साल रूल किया, कितना, 1756 से 1757 तक. एंड मीर जाफर, और सिराज उद्दौला के बाद कौन आ गया, मीर जाफर. इसने 1757 से लेकर 1765 तक रूल किया. गाइस ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन जस्ट जो आपको इसके तो रट्टे लगाने पड़ेंगे सन्स के, ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग सिराज टाइम दैट रिलेशनशिप विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम स्ट्रेन्ड. अब जब सिराज उद्दौला का रूल था ना बंगाल पे, वो उस टाइम क्या हुआ था, जो हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो यानी कि दूसरे देशों से, दूसरे जैसे यूरोप वगैरह से हमारे इधर से इंडिया में शिफ्ट हो रही थी, उनके साथ जो हमारे रिलेशंस थी, जो हमारे जो थे वो स्ट्रेन्ड हुए, यानी कि थोड़े बिगड़ गए. द इंग्लिश डिफीटेड सिराज आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लेसी. अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश ने सिराज आर्मी यानी कि बंगाल की आर्मी को हरा दिया था. कब, बैटल ऑफ प्लेसी, जिसे हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी. और ये कब लड़ा हुआ था बैटल, 1757 में. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन एज द किंग मेकर्स इन द बंगाल पॉलिटिक्स. तब से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एज अ किंग मेकर फंक्शन करती है बंगाल के पॉलिटिक्स में. किंग बनाती थी वहां पर. जब उसने सिराज की आर्मी को हरा दिया, तब से वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर किंग बनाती है. फाइनली इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फुल स्वे इन 1765. अब फाइनली जो इंग्लिश कंपनी थी ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना जो पूरा उन्होंने जो अपना पूरा कंट्रोल था ना बंगाल पर, कब एस्टेब्लिश किया, 1765 में. स्वे मीन्स होता है कंट्रोल. व्हेन रॉबर्ट क्लाइव सेट अप अ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल. और ये रूल उन्होंने कब कंट्रोल किया, जब जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने ड्यूल गवर्नमेंट बनाई थी बंगाल में. ड्यूल गवर्नमेंट मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स. जैसे हमारी अब यहाँ पर है एक राज्यसभा, एक लोकसभा, मीन्स 2 पार्ट्स है ना गवर्नमेंट के. बेसिक उसने ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी. नेक्स्ट है हैदराबाद. चिनकुली खान वाज द गवर्नर ऑफ हैदराबाद, फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन CE 1724. जो ये चिनकुली खान था ना, ये गवर्नर था हैदराबाद का. मीन्स जैसे मुर्शिद अली खान बंगाल का था, वैसे ही चिनकुली खान हैदराबाद का था. इसने हैदराबाद की स्टेट ढूंढी थी, कब, 1724 में. इन CE 1722 ही डिफीटेड द साइद ब्रदर्स. अब जो ये चिनकुली खान था, उसने क्या किया, 1722 में उसने साइद ब्रदर्स को हरा दिया. ये उस टाइम उससे साथ लड़ रहे थे चिनकुली खान के साथ. और अब उसके बाद जो चिनकुली खान है उसे कौन सा टाइटल मिला, निजाम उल मुल्क. कौन सा टाइटल मिला, निजाम उल मुल्क. और ये टाइटल उसे किसने दिया, मोहम्मद शाह ने, बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह. Although he never declared his independence, yet he acted as an independent ruler. जो चिनकुली खान उसने कभी नहीं कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तुम्हारे कब्जे में नहीं हूँ, मुगल रूलर्स को नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता है. तो जस्ट एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह एक्ट करता था. He started the असफ जाही डायनेस्टी which lasted for over 2 centuries. जो चिनकुली खान था, इसने असफ डायनेस्टी शुरू की थी, जो कि पूरी 2 सेंचुरीज तक चलती रही थी. 2 सेंचुरी मीन्स 200 ईयर्स. 1 सेंचुरी मीन्स होता है 100 ईयर्स, 2 सेंचुरी मीन्स 200 ईयर्स. He tried to keep the Marathas out of his kingdom and followed the policy of tolerance towards the Hindus. अब जो ये चिनकुली खान था, उसने ये कोशिश की जो मराठास के किंगडम में ना आए, मीन्स हैदराबाद के आसपास ना आए, उसे ऊपर कब्जा ना कर ले. और उसने हिंदूज की तरफ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस उसने फॉलो की, यानी कि उनने कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, उन्हें सहन करता था. यानी कि जैसे औरंगजेब करता था ना, हिंदूज को मुस्लिम में कन्वर्ट करता था ना, वो उसमें टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन इसने टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो की. आफ्टर हिज डेथ इन 1748, जब चिनकुली खान 1748 में मर गया, द स्टेट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ हिज वीक सक्सेसर. उसके बाद जो ये हैदराबाद की स्टेट है, उसके वीक सक्सेसर्स के पास गई चली. वीक सक्सेसर्स मीन्स जो स्टेट को हैंडल ना कर पाए. They were known as Nizams, the title of hereditary ruler of Hyderabad. और जो चिनकुली खान के बाद जो रूलर्स आए उसे हम क्या कहते हैं, निजाम्स, यानी कि एक हेरिडेटरी. जैसे चिनकुली खान के बाद उसका लड़का, उसके बाद उस लड़के का लड़का. मीन्स जो टाइटल था हेरिडेटरी, परिवार से ऐसे जाता था, मीन्स परिवार से परिवार तक पास होता था. बिकॉज ऑफ द वीकनेस द यूरोपियन कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द डेक्कन टू सूट देमसेल्व्स. अब जो इतने रूलर्स थे, निजाम्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे ना, वो इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जैसे चिनकुली खान ने किया था. तो इसीलिए क्या यूरोपियन जो कंपनीज थी उन्हें चांस मिल गया कि ताकि वो
अब वहाँ पर भी अपना कब्जा जमाए, हक जताए। इसलिए वो जो इंटरनल, जो उस स्टेट के इंटरनल मैटर्स थे ना कि इसमें क्या बनाना है, रूल्स बनाने क्या, तो उसमें भी वो इंटरफेयर करने लगे थे। ठीक है। अवध, सादत खान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध इन CE 1722 बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह ने सादत खान को 1722 में गवर्नर अपॉइंट किया अवध का। सादत खान सप्रेस द रिबेलियस जमींदार्स एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम। अब जो सादत खान था, इसने क्या किया, जो ये सादत खान ने क्या किया, जो ये ओवरथ्रो किया, जो ये ज़मींदार थे ना, इनका रेबेलियस, यानी कि जो ये ठोके देने वाले ज़मींदार थे, उन्हें ओवरथ्रो किया, उन्हें क्रैश किया। एंड रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम, और रेवेन्यू सिस्टम को भी एक बार रिफॉर्म किया, जो उसमें खामियां थी उसे निकाल दिया। ही ट्राई टू एस्टेब्लिश पीस इन द स्टेट, उसने जो है स्टेट में शांति बनाने की कोशिश की, अवध में शांति बनाने की। और जब वो मर गया 1739 में, उसके बाद उसका कौन आया, सन इन लॉ ज़फ़र जंग। सन इन लॉ मीन्स जो सादत खान की बेटी थी, उसका जो हस्बैंड था वो, उसके बाद वो आया ज़फ़र खान। ज़फ़र यंग फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इन अवध। अब उसने भी एक डायनेस्टी फाउंड की अवध में। एंड हिज सन शुजा-उद-दौला, अब जो ज़फ़र जंग का सन था शुजा-उद-दौला, गिव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू अवध। अब उसने बहुत ज़्यादा शांति बनाए रखी अवध में। लखनऊ द कैपिटल सिटी बिकेम अ डिस्टिंक्ट एंड डिफाइंड कल्चर नोन एज लखनवी कल्चर। अब अवध की कैपिटल कौन सी थी, लखनऊ। अब वो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट और एक उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा और एक बहुत अलग कल्चर बनाया, एक रीति रिवाज बनाया, अलग पहनने रहने का ढंग बनाया, उसे हम क्या कहते हैं, लखनवी कल्चर। सो हम रोकेल खंडर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।